गुड मॉर्निंग एंड जोहार दोस्तों। आप सब जानते हैं कि जेपीएससी के मेंस का रिज़ल्ट डिक्लेयर हो गया है और इंटरव्यू का डेट भी जो है वो आ गए हैं। ऐसे कंडीशंस में अब आप लोग अपनी तैयारी को जो है फुल फ्लेज में आगे बढ़ा रहे हैं। मैंने भी जेपीएससी के इंटरव्यू को लेकर के एक सीरीज़ जारी किया था, जिसके अंतर्गत मैंने आपको ये बताया था सीरीज़ नंबर 1 में कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। नंबर दूसरा जो हमारा एक सीरीज़ था, जिसमें हमने आपको ये बताया था कि ड्रेसिंग सेंस कैसा होना चाहिए, बॉयज़ का कैसा होना चाहिए, गर्ल्स का कैसा होना चाहिए। एंड तीसरे में हमने आपको बताया था कि एंट्री और एग्ज़िट कैसे होना चाहिए, आप सीट में कैसे बैठेंगे। इसी क्रम में अब जो ये हमारा वीडियो, जिसको हम लोग कम्युनिकेशन स्किल के बारे में आपको बता रहे हैं कि कम्युनिकेशन स्किल जिसको हम लोग बड़ा इम्पॉर्टेंट मानते हैं इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसकी समझ होनी ज़रूरी है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि संवाद या एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, है ना, ये सारी चीज़ें। जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो कम्युनिकेशन टू वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है, यानी कि एक मैं आपको जो बोल रहा हूँ वो सामने समझ रहा है, और फिर अगर उसकी कोई जिज्ञासा है तो वो मुझे बता रहा है और मैं समझ रहा हूँ। जब हम लोग ऐसे कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो ये कई तरह के कम्युनिकेशन होते हैं, जिसको हम लोग लिखित कम्युनिकेशन कह सकते हैं, वर्बल यानी कि बोलने वाली कम्युनिकेशन भी बोल सकते हैं, और सांकेतिक भी कहते हैं, इशारों में भी कहते हैं। इन तीनों का मिश्रण जो है एक कम्युनिकेशन का पार्ट है। अब अगर हम आपसे बात करते हैं कि क्या कम्युनिकेशन को लेकर के किस प्रकार की तैयारी होनी चाहिए, तो कम्युनिकेशन जो है वो 3 पार्ट होता है, जिसको हम लोग माइंड, बॉडी एंड लैंग्वेज कहते हैं। कम्युनिकेशन में 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं, माइंड, बॉडी एंड लैंग्वेज। यानी कोई भी आपके साथ जब कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है तो सबसे पहले जो रिएक्शन होता है वो माइंड का होता है, और फिर उसके बाद हम बॉडी यानी कि मुंह से या हाथ के माध्यम से या आइज़ के माध्यम से या एयर के माध्यम से उस कम्युनिकेशन को गेन करते हैं। एंड फाइनली जो है वो हमारा लैंग्वेज होता है कि हम किस भाषा में कम्युनिकेट करें। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें, इसको समझना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि किसी भी कम्युनिकेशन के लिए, चाहे वो इंटरव्यू में हो, चाहे वो कैजुअल कम्युनिकेशन हो, फॉर्मल कम्युनिकेशन हो, कोई भी कम्युनिकेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका माइंड कैसे रिएक्ट कर रहा है। तो माइंड को लेकर के हमें 2, 4, 5 बातों का ख्याल रखना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहली बात ये कि हम जब किसी से भी कम्युनिकेशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमें एक अपने माइंड को पॉजिटिव वे में रखना होता है कि हमारा एक अच्छा संवाद होगा, हम एक उनसे बड़े अच्छे तरीके से बात करेंगे, है ना। इस तरह की जो पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, हमें कोई डर नहीं होगा, फेयर नहीं होगा, है ना, इस तरह की चीज़ें, कोई दबाव नहीं है। तो हमें अपने आप को सबसे पहले पॉजिटिव अपने माइंडसेट को बना कर रखना पड़ता है। दूसरी बात ये होती है कि कोई भी कम्युनिकेशन जब हम स्टार्ट करते हैं, सामने वाला या हम स्टार्ट करते हैं, तो हमारे माइंड को एक्टिव होना चाहिए कि हम किस इन्फॉर्मेशन को शेयर करना चाहते हैं। कम्युनिकेशन में क्या होता है कि एट ए पर्टिकुलर टाइम में, किसी एक समय में आप किसी एक इन्फॉर्मेशन को साझा करते हैं, चाहे वो आपसे उस इन्फॉर्मेशन के बारे में पूछ रहा हो या आप उस इन्फॉर्मेशन को बता रहे हैं। तो वन टाइम वन इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन का पार्ट होता है। तो हमें अपने माइंड को एक्टिव रखना चाहिए कि क्या हमसे पूछा जा रहा है और उससे रिलेटेड हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन को हम किस तरह से प्रोड्यूस करें। आप हो सकता है कि एक चीज़ के बारे में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है, लेकिन उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से या उस पर्टिकुलर प्लेस में वो एक ख़ास इन्फॉर्मेशन की डिमांड करता है और आप उस इन्फॉर्मेशन को देते हैं। तो अपने माइंड को इसमें काफ़ी एक्टिव रखना चाहिए। तीसरी बात यह है कि अपने माइंड में कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, डिस्ट्रक्शन नहीं लाना चाहिए। डिस्ट्रक्शन का मतलब क्या है कि अगर हम किसी से बात कर रहे हैं, किसी के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, तो हमारा माइंड जो है एट प्रेजेंट वहीं पे होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम किसी दूसरे चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, दूसरे इन्फॉर्मेशन के बारे में सोच रहे हैं। इस तरह के जितने भी डिस्ट्रैक्शन हैं जो उस इन्फॉर्मेशन, उस कम्युनिकेशन के अलावा आपके पास आ रहे हैं,
उनसे आपको अपने आप से बचाव होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि मैं भी क्लास ले रहा हूँ, तो बहुत सारे डिस्ट्रक्शन ये हो रहे हैं कि बाहर से जो है व्हीकल्स के साउंड आ रहे हैं, लेकिन वो डिस्ट्रक्शन हमें अवॉइड करना चाहिए। तो तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि डिस्ट्रैक्शन को अपने से दूर रखें। कम्युनिकेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आप कितना कूल एंड काम रहते हैं, शांत भाव से बने रहें। कूल एंड काम रहेंगे तो चीज़ों को समझने में आसानी होगी, और आप उसका जो इन्फॉर्मेशन है, उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, उसको सही से आप रिलेट करके सामने वाले को दे सकते हैं। तो ट्राई ये करने की ज़रूरत है कि कूल एंड काम रहे। नेक्स्ट बात माइंड की ये होती है कि जब कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं, तो हमें उस क्वेश्चंस का हमारा माइंड जो है वो एनालिसिस करता है कि वो क्वेश्चंस का नेचर क्या है, किस तरह का नेचर का क्वेश्चंस है। जिस तरह का नेचर्स का क्वेश्चंस होगा उस तरह के इन्फॉर्मेशन हम उनके साथ शेयर करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मान लीजिए कि कोई ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि इन्फॉर्मेटिव है। अब इन्फॉर्मेटिव का क्या मतलब है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपसे ये पूछा जा रहा है कि झारखंड में कितने प्रखंड है, झारखंड में कितने गांव हैं, झारखंड में कितने अनुमंडल है, कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो फैक्चुअल है इन्फॉर्मेशन, और आपको उसके जो तथ्य हैं उस तथ्य को अगर आप जानते हैं तो सही से उसका जवाब देना है, बस। दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि आपका कोई क्वेश्चन एनालिटिकल, एनालिसिस यानी कि विश्लेषण करने के लिए आपसे कहा जाए। उदाहरण स्वरूप अगर हम ये पूछा जा सकता है कि क्या झारखंड में पेशा कानून के लागू होने से यहाँ की ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था है या ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था है या यहाँ पे जो ग्रामीण ट्राइबल्स की जो व्यवस्था है, इन सब में क्या इम्प्रूवमेंट आएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस का आपको उत्तर एक एनालिसिस के साथ देना होगा, जनरली पॉजिटिव वे में ही दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है कि आपको कोई सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन दे दे कि एक सिचुएशन क्रिएट करे और उस सिचुएशन के तहत आपसे उसका उत्तर मांगे। अब बहुत सिंपल सा बात है, कई बार क्या होता है कि आपके बोर्ड में कोई एक ऐसा मेंबर होगा जो प्रशासन में काम किया होगा, और उसने कोई एक ऐसा प्रशासन की जटिलता वाला सिचुएशन बना करके दे दिया। आप उसके उत्तर देने में असमंजस में हैं, आप समझ में नहीं आ रहा है आपको कि क्या उत्तर दें। तो ऐसे कंडीशंस में आप उसको बड़ा पोलाइटली से कह सकते हैं कि सर ये जो सिचुएशंस हैं इसको हैंडल करने के लिए संबंधित अधिकारी को विशेष प्रकार की ट्रेनिंग दी गई है या दी जाती है, और जिसके बाद फिर वो अधिकारी इस प्रकार के सिचुएशन को हैंडल करते हैं। तो ऐसे कंडीशंस में आपने अपनी स्पष्टता से बात कह दी और चुप हो गए। कई बार आपने देखा होगा कि जब आप प्रैक्टिस में मॉक करते हैं और कुछ ब्यूरोक्रेट्स आते हैं और वो ब्यूरोक्रेट्स इस तरह के कुछ टिपिकल सिचुएशन देते हैं आपको, और आपको उसका उत्तर बताते हैं, फिर वही उत्तर आप जा कर के बोर्ड या आयोग में बता देते हैं, जो कि बहुत अच्छा नहीं माना जाता। इसलिए नहीं माना जाता कि जो आप थ्योरी, अभी आप थ्योरी पढ़ के एग्ज़ाम पीटी एंड मेंस क्वालिफाई किए, अभी आपने कोई भी प्रशासन या संबंधित कोई ट्रेनिंग आपने प्राप्त नहीं की है, तो सामने वाला समझता है कि ये एक तरह का सिखाया हुआ बच्चा है और इसको यही सिखाया गया था और इसने बोल दिया। दूसरी बात ये हो सकती है कि आपने जो उत्तर बोला, जो आपको किसी ब्यूरोक्रेट्स ने सिखाया, और जो सामने ब्यूरोक्रेट्स बैठा हुआ है, उन दोनों के कार्यशैली में अंतर है, तो फिर ऐसे कंडीशंस में आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस कई बार ऐसे होते हैं जो आर्टिफिशियल क्वेश्चंस होते हैं, और आप कह सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस एजम्पशंस बेस होते हैं। कई बार टैक्टिकल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछा जाए कि मैंने इतनी दूरी से अंडा को गिराया पर वो टूटा नहीं, तो आप इसके उत्तर क्या देंगे। कई चीज़ हो सकता है, आप बोल सकते हैं कि सर अगर अंडा बॉयल है तो वो टूटेगा नहीं। दूसरी बात ये भी बोल सकते हैं कि सर फर्श इतना मजबूत है कि वो अंडा गिरने से नहीं टूटेगा। तो इस तरह के कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको एजम्पशन बेस्ड या आपके जो माइंड है उसको चेक करने के लिए भी पूछे जाते हैं। तो बहुत अच्छे से समझ करके उन सारे उत्तर को देना होता है।
अब आइए बात करते हैं कि बॉडी का क्या रोल होता है ना, क्योंकि कम्युनिकेशन इज़ अ पार्ट ऑफ माइंड, बॉडी एंड लैंग्वेज। तो देखिए बॉडी हमारा जो है, आप ये सोचते हैं कि सिर्फ हमारा जो कान इंटरसेप्टर है, ऐसा नहीं है। हमारे कान के साथ हमारे आँख भी इंटरसेप्टर्स हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमें गेन करते हैं। तो जब हम कभी किसी क्वेश्चंस के बारे में हमसे पूछा जाता है तो हम किस प्रकार से उसको गेन करते हैं, क्या हमारा रिएक्शन होता है, कैसे हमारा बॉडी उसमें रिएक्ट करता है, ये सब भी बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सबसे पहले आप जानते हैं कि हमारा कई ऐसे पार्ट्स हैं बॉडी में जो उस समय मूवमेंट कर सकते हैं। पहला हेड, दूसरा आई, तीसरा हैंड, चौथा लेग। ये जब आप सीट पे आप बैठे रहेंगे तो नॉर्मली ये मूवमेंट, यही लोग मूवमेंट करते हैं। देखिए सबसे पहली बात ये समझिए कि आपका हैंड एंड लेग का मूवमेंट लगभग 100% स्थिर होना चाहिए। हैंड एंड लेग्स का मूवमेंट 100% स्थिर होने चाहिए। अब आइए आप बात करते हैं कि हमारा आई मूवमेंट कैसे हो, जिसको हम लोग आई कांटेक्ट कहते हैं, और दूसरा कि क्या हमारा हेड मूवमेंट भी कुछ हो सकता है। तो हम पहले आपसे आइज़ के बारे में बात करते हैं। देखिए कभी भी हम जब किसी पर्सन से बात करते हैं तो हमारा आई कांटेक्ट इस बात को दर्शाता है कि हम उस पर्सन को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं, उसके बातों को हम कितनी गंभीरता से ले रहे हैं। अगर आप अपने दोस्तों में भी बात करते समय किसी एक दोस्त से बात कर रहे हैं और दूसरे मित्र की तरफ देख रहे हैं तो वो ये बुरा मानता है, वो उसको ये लगता है कि ये हमको इग्नोर कर रहा है। तो ऐसे कंडीशंस में आई कांटेक्ट बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। अब आई कांटेक्ट दो जगह पे आपको देखा जाता है। पहला कि जब आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं उस समय आपका आई कांटेक्ट कैसे होने चाहिए, और जब आप उसका उत्तर दे रहे होते हैं तो आपके आई कांटेक्ट कैसे होने चाहिए। तो सबसे पहली बात ये समझिए कि जब भी आपसे कभी क्वेश्चंस कोई एक मेंबर पूछ रहा हो, 3 मेंबर हो सकते हैं या 5 मेंबर हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि वो उस पैनल में कितने लोग हैं। जब आपसे कोई एक पर्सन क्वेश्चन पूछ रहा हो तो वहाँ पर आपका मोर देन 95% आई कांटेक्ट उन्हीं मेंबर के साथ होना चाहिए जो आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा है, मोर देन 95%, ठीक है। या कह सकते हैं कि अप्रॉक्स 100% भी आप उसी की तरफ देखिए। यहाँ पर दूसरे कैंडिडेट को देखने की ज़रूरत नहीं है। जब आप पूरा क्वेश्चंस उसके सुन लें, ठीक है ना, जब आप उसके पूरे क्वेश्चंस सुन लें, अभी हम लैंग्वेज में बताएंगे कि कैसे हम उसका उत्तर देते हैं। जब आप उनका पूरा क्वेश्चन सुन लें तब आप उसका उत्तर देना प्रारंभ करें। चूँकि आप जहाँ पर बैठे होंगे वहाँ से मेंबर्स की दूरी कम से कम 6 या 5 फीट की दूरी पे होंगे, एकदम सटा हुआ नहीं होगा। तो ऐसे कंडीशंस में आप मोर देन 70% आप आई कांटेक्ट उनके साथ रखें जिसने आपसे क्वेश्चन पूछा। क्योंकि आप थोड़ी दूरी पे रहते हैं तो ऐसे कंडीशंस में अगर कोई कुछ पर्सन सर हिला रहा है या ऐसे ऐसे कुछ कर रहा है तो एक बार आप उसको भी एड्रेस कर लें, एक बार देख लीजिए उसको, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान रखिए। दूसरी बात ये होती है कि जब आप आंसर दे रहे होते हैं या आप जब दूसरे मेंबर्स के साथ आई कांटेक्ट बना रहे होते हैं तो इसमें भी ध्यान रखिए कि हेड मूवमेंट, सर का जो मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा इधर उधर ऐसे ना हो, ठीक है। आप अपने सर को स्थिर रखे हुए भी एक मेंबर से दूसरे मेंबर, तीसरे मेंबर, चौथे, 5वें मेंबर तक आप देख सकते हैं विदाउट बहुत मूविंग योर हेड को बहुत ज़्यादा मूव नहीं करना है, ठीक है। इसी तरह से जब आपसे जब प्रश्न पूछे जा रहे हों तो आप उस प्रश्न को लेकर के या ऐसे ऐसे गर्दन का मूवमेंट ना करें, चुपचाप से सुनते रहें। अगर वो प्रश्न आपको बड़ा अच्छा भी लग रहा है तो भी आप ऐसे ऐसे कई बार होते हैं ना, हाँ ऐसे ऐसे कर रहे हैं, इस तरह की करने की ज़रूरत नहीं है। तो हेड मूवमेंट्स भी आप जो है इन जनरल अपने आप में स्थिर ही रखने की प्रयास करें। हाथ, कई बच्चों का या कई बार हम लोग जब बात करते हैं तो हमारा हाथ का मूवमेंट हो जाता है, तो हम लोग क्या करें, उसको अपने लैप पे, अपने पैड पे उसको रखें, जैसे मैंने सिटिंग में आपको बताया था कि उस तरह से करना है। तो कुछ इस तरह की चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए मूवमेंट को
है ना, बॉडी मूवमेंट को। अब आइए लैंग्वेज। देखिए, हम लोग लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि जो हमारा जो कम्युनिकेशन है, जिसको हम बोल करके आपके सामने इन्फॉर्मेशन को साझा करते हैं, उसमें किस तरह का लैंग्वेज होगा वहाँ पर। तो आइदर आप इंग्लिश में दे सकते हैं इंटरव्यू या हिंदी में दे सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आप हिंदी में इंटरव्यू दे रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिए, इंग्लिश वाले भी ध्यान रखेंगे कि बहुत क्लिष्ट वर्ड का यूज़ ना करें, नंबर एक। नंबर दूसरी बात ये है कि ग्रामेटिकली जो वर्ड्स होते हैं उनको, उनका जो सेंटेंस फॉर्मेशन है उसको ध्यान रखें। कई बार क्या होता है कि जब हम लोग बिहार और यूपी और बिहार और ख़ास करके झारखंड की बात करते हैं तो जहाँ पर मैं बोलना होता है वहाँ पर भी हम लोग हम बोल देते हैं। इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जहाँ पे मैं की ज़रूरत होगी वहाँ पर आप मैं से उत्तर दें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपसे अगर मान लीजिए कि ये पूछा गया कि आप दिन भर में कितने घंटे पढ़ते हैं, तो आप ऐसे नहीं बोलिएगा कि हम दिन भर में 12 घंटा पढ़ते हैं। हम कौन पढ़ते हैं? आपको ये बोलना होगा कि मैं दिन भर में 10 से 11 घंटा पढ़ लेता हूँ। तो कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जिसका उत्तर आपको हम के जगह मैं में ही देना है। तो इस चीज़ का कई बार हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो इन सब चीज़ों पर भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब आइए, जब हम बात करते हैं तो बात करने में हमारे पास दो तरह का लैंग्वेज होता है। एक होता है जो आप कहें कि शुद्ध लैंग्वेज की तरफ होता है, दूसरा जो हमारे लोकल्स वर्ड होते हैं हम लोग उसको भी यूज़ करते हैं, ठीक है ना। कई जगह पे ऐसा होता है, कई लोग बोलने के क्रम में ऐसा बोल देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम लोग कई जगह पे डोर को हम लोग दरवाज़ा भी बोलते हैं, और कई गांव वगैरह में उसको कुछ और तरह से भी बोलते हैं, किवाड़ी या कुछ इस तरह का। तो अगर आप हिंदी में बोल रहे हैं तो दरवाज़ा बोलिए, ठीक है ना। इस तरह के बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हम बोलचाल की भाषा में जो बोलते हैं वो थोड़ा अलग होता है, लेकिन उसका जो ओरिजिनल वर्ड है वो कुछ और होता है, तो उसको ध्यान रखिए। तीसरी बात, इस बात का ध्यान रखिएगा कि कोई भी क्वेश्चंस जब आपसे पूछे जाए तो आप उसका एट रैंडम तुरंत आंसर नहीं दीजिए। सबसे पहले ये देखिए कि वो जो पर्सन आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है उसको पहले अपने शब्द कंप्लीट करने दीजिए। कई बार क्या होता है कि जो मेंबर हैं वो क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, फिर उनका थोड़ा सा जो पॉज का टाइम होता है वो थोड़ा बड़ा होता है और 4 सेकंड 3 सेकंड हो जाता है, और वो उसी के साथ दूसरा क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। तब तक हम ये समझ बैठते हैं, हमारे कैंडिडेट ये समझ बैठते हैं कि अच्छा अब हम आंसर दें। तो कम से कम जब कोई कैंडिडेट आपका प्रश्न पूछे तो सबसे पहले 5 से 6 सेकंड का आप पॉज रखिए, थोड़ा फॉर्मेट कीजिए कि किस तरह का इसका आंसर देना है, और उसके बाद वो आंसर्स को आप फॉर्मेट करके उसको दे दीजिए। इन जनरल ज़्यादातर आप देखेंगे कि आपका जो आंसर होगा वो 1 से 1.5 मिनट में समाप्त हो जाता है। अगर बहुत विश्लेषण वाला क्वेश्चन नहीं है तो ऐसे कंडीशंस में आप देखेंगे कि विदिन 1 मिनट्स में आपका आंसर हो जाता है। तो इस बात का भी ध्यान रखें कि अपने से उस क्वेश्चंस को एलाबोरेट ना करें, उसको आगे बढ़ाने का प्रयास ना करें। कई बार क्या होता है कि आप देखेंगे कि इंटरव्यू में आप जिस सब्जेक्ट या आप जिस इंफॉर्मेशन के बहुत अच्छे से जानकारी रख रहे होते हैं, वो इंफॉर्मेशन से या उस सब्जेक्ट से चीज़ें कई बार नहीं आ रही होती है। तो ट्राई ये करना चाहिए, अगर आप कर सके तो, कि कुछ बोलते समय कुछ ऐसा वर्ड यूज़ कर लें जिससे कि हमें वहाँ पर उस विषय की तरफ से क्वेश्चन आ जाए। अब ये कैसे हो सकता है? अगर मान लीजिए कि आपसे ये पूछा जा रहा हो कि पंचायती राज व्यवस्था या पेशा कानून जो है वो किस प्रकार से जो है झारखंड में लागू होगा, या क्या उसका बेनिफिट है, ये सब चीज़ें आपकी पॉलिटी में अच्छी पकड़ है, या मान लीजिए कि आपकी हिस्ट्री में अच्छी पकड़ है, मॉडर्न हिस्ट्री में अच्छी पकड़ है, तो आप उसका उत्तर देते समय कहिए कि गांधी जी के भी सपने जो हैं वो, उनका भी यही सपना था कि भारत का जो विकास है वो ग्रामीण स्तर पर विकास हो और पंचायत के थ्रू हो। तो अब देखिए वो क्या आ जाएगा, हिस्ट्री में आ जाएगा।
ठीक है ना। अगर आपको इसको इकोनॉमिक्स से जोड़ना है तो उसको इकोनॉमिक्स से जोड़ सकते हैं। तो थोड़ा सा इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा। मैं ये जानता हूँ कि बहुत टाइम नहीं है और आपको अपने चीज़ों को अरेंज भी करना है, लेकिन आप लगातार इस पे काम करते रहेंगे तो निश्चित तौर से ये हो जाएगा। आपको किसी भी प्रकार का इंटरव्यू या किसी भी प्रकार का आपका मॉक टेस्ट या और भी तरह की इंफॉर्मेशन की अगर ज़रूरत हो तो आप मुझसे मेरे ऑफिस जो हमारा कोचिंग सेंटर है हॉक IAS, ये अमरावती कॉम्प्लेक्स में 2nd फ्लोर पे है, लालपुर चौक, रांची में। आप यहाँ आके मिल सकते हैं या आप हमें कॉल कर सकते हैं 9523868687 पर। इसी पे आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से करेंगे, ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छे से आप करेंगे, कम्युनिकेशन स्किल पे सुधार करेंगे और जिस तरह का और भी सुधार की ज़रूरत होगी हम लोग आपस में मिल करके आपके साथ उसको करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।